मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बयाना में बीए पार्ट फर्स्ट के सभी समाजशास्त्र के विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम आपके लिए जिस टॉपिक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वो आपके फर्स्ट पेपर से है और टॉपिक का नाम है सामाजिक स्तरीकरण। मैं इस पर कुछ छोटे छोटे प्रश्न आपको बताऊंगी। उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न पर, ऐसे टाइप प्रश्न पर प्रकाश डालूंगी। पहला देखिए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बच्चों, इस पुस्तक के लेखक हैं के.एल. शर्मा। ठीक है। दूसरा एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्तरीकरण का आधार क्या है? तो स्तरीकरण का जो मुख्य आधार है वो है असमानता। ठीक है। तीसरा देखिए, जाति एक वंद वर्ग है, यह कथन किसका है? तो बच्चों, यह कथन हमारे भारतीय समाजशास्त्री मजूमदार और मदान का है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके समक्ष है, सामाजिक स्तरीकरण के विशेष अधिकार, प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका उत्तर है मैक्स वेबर। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन मैं आपके समक्ष रखती हूँ, पश्चिमी समाजों में स्तरीकरण का आधार क्या है? तो पश्चिमी समाजों में स्तरीकरण का आधार है वर्ग। ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं। अब चलते हैं और निबंधात्मक प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न क्या है आपके लिए? सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख आधार क्या हैं? चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और इसका आंसर आपके समक्ष रखते हैं। तो बच्चों, सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था विभिन्न स्तरों में विभाजित हो जाती है। संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था विभिन्न स्तरों में, यानी सीढ़ी नुमा स्तरों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक मानव भिन्न बुद्धि, भिन्न योग्यता, लिंग तथा कुशलता का अधिकारी है। इस दशा में यदि सभी को एक स्तर पर रख दिया जाए तो समाज की प्रगति हो ही नहीं सकती, हो नहीं पाएगी। ठीक है। अतः स्तरीकरण सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज में हो, ये ऑल वर्ल्ड में सब जगह आपको देखने को मिलेगा। यद्यपि इसका रूप विभिन्न समाजों में पृथक पृथक हो सकता है। समाज चाहे सरल हो, समाज चाहे जटिल हो, लेकिन उसमें स्तरीकरण आपको अवश्य मिलेगा। साम्यवादी राज्यों में भी ये संभव नहीं है। चीन और रूस इसके उदाहरण हैं। वहाँ भी आपको पूरी तरह समानता नहीं मिल सकती। स्तरीकरण का अस्तित्व वहाँ भी है। राजनीतिक क्षेत्र में ऊंच नीच आज भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। सोरोकिन ने स्तरहीन समाज को मात्र कल्पना माना है। तो मैंने आपको ये बताया सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित। अब देखिए, सामाजिक स्तरीकरण का हम देखते हैं अर्थ। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्यों और समूहों को परिस्थिति के पदानुक्रम में न्यूनाधिक स्थायी रूप से श्रेणीबद्ध किया जाता है। यह एक दीर्घकालीन उद्देश्य वाली सचेत प्रक्रिया है। अन्य शब्दों में कहें तो यह व्यक्तियों का एक समूह है जिसका प्रत्येक सदस्य सापेक्षतः समाज, परिस्थिति, दर्जा तथा अन्य सामाजिक रूपों में सार्थक विशेषताएं लिए होता है। सामाजिक स्तरीकरण इसी को कहा जाता है। जिसमें इस तरह की विशेषताएं हों तो सामाजिक स्तरीकरण हम उसी को कहेंगे। इसका प्रयोग किसी जन समुदाय को संसरणात्मक, जैसे जातियां व सामाजिक वर्ग, असंसरणात्मक जैसे लिंग, धर्म, आयु, वैवाहिक परिस्थिति के आधार पर बने जो समूह हैं उनमें बांटने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया अर्थ।
अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें परिभाषा पर भी दृष्टि डालनी पड़ेगी। तो देखिए, परिभाषा पर एक नज़र डालते हैं और परिभाषा लेते हैं हम पार्सन्स की। पार्सन्स के अनुसार प्रतिष्ठा यानी सम्मान के आधार पर आधार श्रेणीबद्धता की व्यवस्था को हम समाज का स्तरीकरण कह सकते हैं। फिर से देखिए, प्रतिष्ठा यानी सम्मान के आधार श्रेणीबद्धता की व्यवस्था को हम समाज का स्तरीकरण कह सकते हैं। एक और राइटर लेते हैं, सदरलैंड एवं वुडवर्ड। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा साधारणतः स्तरीकरण अंतरक्रिया अथवा विभेदीकरण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों दूसरों की तुलना में उच्च स्थिति को प्राप्त होते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के विभिन्न समूहों को ऊंचे नीचे स्तरों में बांट दिया जाता है। तो बच्चों, यहाँ तक बात हुई स्तरीकरण के अर्थ और परिभाषाओं की। अब मैं स्तरीकरण के आधार बताती हूँ जिससे आपको ये और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। आपके स्क्रीन पर है, देखिए सामाजिकरण के आधार क्या क्या हैं। पहला देखिए, प्राणशास्त्रीय आधार, जिसमें आयु आ जाएगी, प्रजाति आ जाएगी और लिंग आ जाएगा। दूसरा देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक आधार, इसमें निर्जातीय एवं अनिर्जातीय आधार आ जाएंगे। तीसरा देखिए, आर्थिक आधार, इसमें संपत्ति आ जाएगी और व्यवसाय आ जाएगा। ठीक है। चौथा देखिए, राजनीतिक आधार, इसमें सत्ता का विश्लेषण किया जाएगा। और पांचवा देखिए, धार्मिक आधार। ठीक है। और छठा देखिए, सांस्कृतिक आधार। तो ये मैंने आपको कुछ बताए हैं आधार। अब इनको संक्षेप में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आयु के आधार पर देखिए क्या है, शिशु, किशोर, युवा, प्रौढ़, प्रत्येक समाज में आयु के आधार पर प्रतिष्ठा की अपनी विशिष्ट परंपरा है। छोटे बच्चे की अलग है प्रतिष्ठा, दादा वगैरह जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी अलग है, छोटे लोगों को बड़ों का सम्मान करना पड़ता है। तो इस तरह आयु के आधार पर मिलने वाली जो विशिष्ट प्रतिष्ठा है, उसकी जो परंपरा है उसको हम आयु के अंदर रखते हैं। अब दूसरा देखते हैं, प्रजाति। प्रजाति में देखिए, सफ़ेद यानी गोरे लोग और नीग्रो काले लोगों में गोरे स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि हैं दोनों मानव, लेकिन गोरे और ये इस मामले में आप बहुत अच्छे से साउथ अफ्रीका की पोजीशन देख सकते हैं। और नेल्सन मंडेला के नाम को हम कभी नहीं भुला सकते। उन्होंने एक लंबा संघर्ष निग्रो प्रजाति के लिए किया है। ठीक है। तीसरा देखते हैं, लिंग, पुरुष एवं स्त्री के अधिकार एवं प्रतिष्ठा आदि। तो इसमें देखिए, कई समाजों में पुरुष का स्थान जो है बहुत ऊंचा है और स्त्री को उसके अधीन रहना पड़ता है। लेकिन कई आदिवासी जनजातियां आज भी ऐसी हैं जहां स्त्री का स्थान पुरुषों से ऊंचा है। तो ये अलग अलग समाजों में इस तरह की चीज़ें हैं। एक जातीय समूह, अब जाति के आधार पर देखिए, एक जातीय समूह दूसरे जातीय समूह से स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, उन्हें लगता है मैं ऊंचा हूँ। और कई बार तो एक जाति में ही जो गोत्र हैं वो एक दूसरे से अपने को ऊंचा और नीचा मानते हैं। इसमें सामाजिक संरचना में ऊंच नीच का एक संतुलन अवश्य होता है। संपत्ति के आधार पर देखिए, गरीब की पोजीशन और अमीर की पोजीशन दोनों अलग अलग हैं। गरीब का सम्मान, अमीर का सम्मान दोनों अलग अलग, आपको स्पष्ट हो जाएगा। अमीर के आते ही लोगों के जो हाव भाव और आदर करने का जो व्यवहार है, तरीका है, वो आपको बता देगा कि अमीर की पोजीशन क्या है और गरीब की पोजीशन क्या है। इसी तरह से देखिए, पूंजीवादी और मजदूर, यानी जो आदमी पूंजीपति है और मजदूर की पोजीशन आपको पता चल जाएगी। जब मिल का मालिक आता है तो उसकी स्थिति में और मजदूर की स्थिति में आपको अच्छे से पता चल जाएगा क्या पोजीशन है। ऐसे ही देखिए, व्यवसाय में देखिए, जो ऊंचे व्यवसाय हैं उनकी प्रतिष्ठा समाज में अधिक है और नीचे व्यवसाय की प्रतिष्ठा कम है। और इसी वजह से हर व्यक्ति क्या चाहता है कि अपने बच्चे को ऊंचे से ऊंचे व्यवसाय पर पहुंचाऊं ताकि वो समाज में सम्मान से जिए। ठीक है। एक और देखिए, राजनीतिक आधार पर शासक और शासित।
यानी शासक की प्रतिष्ठा बहुत अधिक है, और शासित यानी जो आम जनता है, आम जनता की तो स्थिति सिर्फ वोट देने वाले दिन ही ऊंची होती है, बाकी सारे समय में शासक की ही स्थिति ऊंची रहती है। ठीक है, तो ये देख लिए। अब देखिए धर्म में पुजारी की स्थिति आम आदमी से ऊंची होती है, उसकी प्रतिष्ठा ऊंची होती है, उसके सभी लोग पाँव छूते हैं, उसको मान सम्मान अधिक मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक और देखिए सांस्कृतिक आधार में, तो भाषा के आधार पर, बौद्धिक कुशलता के आधार पर, कलात्मकता के आधार पर भी समाज का स्तरीकरण देखा गया है। तो इस तरह बच्चों मैंने आज आपको सामाजिक स्तरीकरण नामक विषय को समझाने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैं इसके फ़ोटो भी आपको इसमें डालूँगी व्हाट्सएप ग्रुप पर, और वीडियो भी डालूँगी आपके लिए। और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे बातचीत कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपनी समस्या डाल सकते हैं, और मेरा ईमेल आईडी भी है, और आप उस पर भी अपनी समस्या का डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।